हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराम पीसीएस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग दृष्टि का एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स का 12 नंबर का टॉपिक करेंगे। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी भारतीय इतिहास कक्षा 6 से 12वीं तक की पुरानी तथा नई एनसीईआरटी का मिलन है इसमें। क्वेश्चन है, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने महरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। यह अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। व्याख्या है, महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इस पर खुदे अभिलेख से इसके बनने के समय की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है को बताना है। तो आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है। सही वाला को पढ़ते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। व्याख्या है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप आकार में कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते हैं। सभी स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज एक डिब्बे में रखी जाती थी। इसे धातु मंजूषा कहते थे। स्तूप प्राय इन्हीं धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया जाता था। बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। अतः कथन भी गलत है। फिर है, वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला के सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। उदाहरण, अमरावती से लगभग 2000 वर्ष पूर्व के प्राप्त स्तूपों को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। स्तूप निर्माण में राजा के अलावा व्यापारी, कृषक, श्रमिक भी योगदान देते थे। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी तोरण को बनवाने का खर्चा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। इसमें है कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। आंसर हो जाएगा सी, सही है। गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। यह सही है। व्याख्या है, मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था जहां मुख्य देवी देवताओं विष्णु, शिव, दुर्गा आदि को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। गर्भगृह को पवित्र स्थान दिखाने के लिए अक्सर उसके ऊपर शिखर बनाए जाते थे। उदाहरण के लिए भीतर गांव का मंदिर, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। अतः केवल कथन 3 सही है। आरंभिक हिंदू मंदिरों में भीतर गांव के मंदिर लगभग 1500 वर्ष पूर्व महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, एहोल का दुर्गा मंदिर और लगभग 1400 वर्ष पूर्व आदि बहुत प्रसिद्ध है। एकाश मंदिरों को विशेषता है कि उन्हें एक ही विशाल शिलाखंड के ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुराणों के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है को बताना है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, ये सही है। इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं, ये भी सही है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिसे सब उन्हें सुन और समझ सके, ये भी सही है। लेकिन हमें ऑप्शन नंबर डी को सही करना है क्योंकि वही गलत हो सकता है और इसमें गलत को पहचानना है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे, यह गलत है। व्याख्या है क्योंकि स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है, ये पूर्व मध्य काल में लिखे गए थे। फिर है 5 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी मंखक, ये नहीं है, लेकिन व्यास, लोमहर्षि और उग्रश्रवा ये सभी हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है, परंतु मत्स्य पुराणों में लिखा है कि पहले पुराण एक ही था, उसी से अन्य सभी पुराण निकले हैं। ब्राह्मण पुराण के अनुसार वेद व्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया। विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपने पुराण संहिता अपने शिष्य लोमहर्ष को दी। उग्रश्रवा लोमहर्ष के पुत्र थे, वे सभी पुराणों के संकलन से जुड़े थे। मंखक कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे। श्री कंठचरित महाकाव्य तथा मंख कोश इनकी रचनाएं हैं। पुराणों के संकलनकर्ताओं में से एक व्यास द्वारा ही महाभारत का संकलन किया गया था। महाभारत का लेखन कार्य 1500 वर्ष पूर्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी ज्योतिष से, खगोल से और गणित से, यानी ये सभी से थे संबंधित। व्याख्या है गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। ये एक महान ज्योतिषविद भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितना आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न है, शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपयुक्त में कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था, क्या यह सही है? तो सही है। गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई और उसके बाद पूरे अरब में फैल गई, यह बात गलत है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, यह सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3। आठ नंबर में सूची है। सूची 1 में काव्य दिया गया है और सूची 2 में रचनाकार है, इसके बारे में बताना है। तो शिल्पाधिकारम के कौन है? इलेंगो है। फिर है मणि मैखले, मणि मैखले के कौन है? तो हो जाएगा शीतलय सत्यानार है। फिर है मेघदूतम के कालिदास हो जाएंगे और रामायण के वाल्मीकि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 4 2 3 1। व्याख्या है
शिल्पाधिकारम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना इलंगो द्वारा लगभग 1800 वर्ष पूर्व की गई थी। इसमें कोवलन नामक व्यापारी की कहानी है जो पुहार में रहता था। मणिमखलय नामक महाकाव्य तमिल के एक व्यापारी सितैले सतनार द्वारा लगभग 1400 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। प्रसिद्ध गीता काव्य मेघदूतम कालिदास द्वारा रचित है। इसमें एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। कालिदास अपनी रचनाएं संस्कृत में लिखते थे। प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य रामायण के रचनाकार वाल्मीकि है। इसमें कौशल के राजकुमार राम की कथा वर्णित है। कागज का आविष्कार निम्न में से कहां हुआ था? आंसर है बी, चीन में। कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून नाम के व्यक्ति ने किया था। लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई। लगभग 1800 वर्ष पूर्व यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। फ्रेंड्स, अब नया टॉपिक आ गया है प्राचीन भारत। यहां से हम लोग प्राचीन भारत शुरुआत करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आदि मानव। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है खाना व दोष मनुष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कहा गया है, पहला कथन है, इसमें से कौन सा सही है उसको बताना है। तो आरंभ में लोग खाना बदोश थे, यह बात सही है। वे लोग अकेले रहने के बजाय समूह बनाकर रहते थे, यह भी सही है। आमतौर पर एक समूह में कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी सही है। व्याख्या को देखते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। आरंभ में लोग खाना बदोश थे, यानी वे भोजन के आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने की बजाय समूह बनाकर रहना बेहतर था। उन दिनों का जीवन सचमुच ही बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ के फल फूल, जंगली पौधे खाते थे और जो जानवर मिल जाते उनका शिकार करते थे। इसी कारण जब वे एक स्थान पर पाए जाने वाले अधिकांश पशु का शिकार कर लेते तो शिकार की खोज में उन्हें दूर स्थान पर जाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव के जीवन में आग एक अजूबा थी, यह सही है। कथन आर है, आग के इस्तेमाल से रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। आर्य का सही स्पष्टीकरण भी है। व्याख्या को देखते हैं। आग की खोज संयोग से हुई थी। पत्थर के दो टुकड़े को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी और जब वह सूखी पत्तियों और टहनियों पर गिरी तो उनमें से आग निकली। आग आदिम मानव के लिए एक अजूबा थी, परंतु आगे जाकर इसका अनेक कामों में इस्तेमाल किया गया और इससे रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ। आग की खोज को हम एक महान खोज कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर, इसमें कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। देखिए, आदि मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए औजार और हथियार एवं इस प्रकार के कुछ अन्य चीजें उपमहाद्वीप के विविध भागों की नदियों में मिली है। ऐसे प्राप्त साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, कश्मीर घाटी में जानवरों की हड्डियों से भी औजार और हथियार बनाए जाते थे, यह सही है। फिर है,
पत्थर के बड़े टुकड़ों से हथौड़े, कुल्हाड़ियां और बसूले बनाए जाते थे। ये भी सही है, यानी सी 1 और 2 दोनों सही है। व्याख्या है, पत्थर के बड़े टुकड़े से जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते हैं, हथौड़े, कुल्हाड़ियां और बसूले बनाए जाते थे। प्रारंभ में बिना मुठ की कुल्हाड़ियों से ही पेड़ आदि की टहनियां काटी जाती थी। बाद में उसे डंडे से बांध दिया गया तो उसकी शक्ति बढ़ गई और उसका बेहतर उपयोग होने लगा। औजारों के उपयोग से आदमी को बड़ा लाभ हुआ। इनसे वह पेड़ों की टहनियां काटने, जानवर मारने, जमीन खोदने और लकड़ी तथा पत्थर को शक्ल देने में समर्थ हुआ। नोट में दिया गया, इस समय औजारों एवं हथियारों को पुरातत्ववेदा अस्मोपकरण कहते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न है, पाषाण युग एवं ताम्र युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पाषाण युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते थे, सही है। ताम्र युग में मनुष्य ने पत्थर के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, यानी ऑप्शन नंबर कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्याख्या है, जिस युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजार का इस्तेमाल करता था उसे पाषाण युग यानी पूरा पाषाण युग तथा नवपाषाण युग कहते हैं। जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजार का इस्तेमाल शुरू कर दिया उसे ताम्र युग या कांस्य युग कहते हैं। भारत के कई स्थानों से उस युग की तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियां और छुनियां मिली है। ऐसे कुछ स्थान ब्रह्मगिरी मैसूर के पास और नर्मदा टोली नर्मदा तट पर है। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए तांबा है। मनुष्य के द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु तांबा थी। बाद में तांबे के साथ दूसरी धातु मिलाई गई जैसे रांगा, जास्ता तथा सीसा। इन्हें मिलाने से जो मिश्र धातु बनी वह कांसा कहलाई। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ हो जाएगा। नवपाषाण युग अथवा खाद्य उत्पादक की अवस्था ऐसा समय था जब लोगों के जीवन का ढंग पूरी तरह बदल गया। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। पौधे में जौ और गेहूं पैदा किए जाने वाले सबसे पुराने अनाज थे। इसके लिए उनका कुछ निश्चित क्षेत्रों में बस जाना आवश्यक था। इसे गांव और किसान समुदाय का विकास हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का, नवपाषाण युग और नवपाषाण युग के औजार एवं अन्य चीजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। वह एक बनजदार डंडा जिसका इस्तेमाल जमीन खोदने के लिए होता था, सही है। कुल्हाड़ी का इस्तेमाल पेड़ों को काटने या छेदने के लिए होता था, यह भी सही है। सील और बट्टा का इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए होता था, यह भी सही है। व्याख्या है, एक वजनदार डंडा जिसका इस्तेमाल जमीन खोदने के लिए होता था। इस औजार में डंडे के ऊपरी हिस्से में एक गोलाकार पत्थर डाला जाता था और इसका दूसरा सिरा नुकीला होता था। नुकीले सिरे से जमीन में छेद बनाया जाता था जिसे बीज बोया जाता था। फसल काटने के लिए हंसिया का इस्तेमाल होता था। लकड़ी के एक घुमावदार डंडे में पत्थर के छोटे छोटे धारदार चिप्पड़ फंसाकर यह औजार बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, ताम्रपाषाण युग के लोग आभूषण और सजावट के लिए शौकीन थे, कथन है। तो क्या यह सही है? तो ये सही है। फिर स्त्रियां सीपियों तथा हड्डियों के आभूषण बनाती थी और बालों में सुंदर कंघियां लगाए रखती थी, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है।
ताम्रपाषाण युग के लोगों को अब जंगली जानवरों और खराब मौसम के कठोर संघर्ष नहीं करना पड़ता था, इसलिए अब आभूषण बनाने के लिए उनके पास समय था। अब कपड़े पशुओं की खाल, पेड़ की छाल और पत्ते के नहीं होते थे। उन्होंने कपास के पौधे की रुई से सूत काटने और कपड़ा बुनाने की विधि खोज ली थी। अवकाश का समय खेल और मनोरंजन में व्यतीत होता था। ताम्रपाषाण युग के समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? लोग खानाबदोशी का जीवन छोड़कर गांव में रहने लगे। सही है। गांव का सबसे वृद्ध आदमी ही पर्याय गांव का मुखिया होता था। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी। इस काल में जब लोग खानाबदोशी का जीवन छोड़कर गांव में रहने लगे थे, वे मनमानी नहीं कर सकते थे। कुछ आदमी खेत में काम करने जाते, जबकि कुछ पशुओं को देखभाल करते या झोपड़ियां बनाते, औजार तथा हथियार बनाते। पुरुषों के साथ स्त्रियां भी खेतों में काम करती थी और पशुओं की देखभाल करती थी। कुछ स्त्रियां सूत काटती और कपड़ा बुनती थी। कुछ मिट्टिया के बर्तन बनाती थी। कौन क्या काम करे, इसका निर्णय सारा गांव मिलकर करता था। गांव का सबसे वृद्ध आदमी ही प्राय मुखिया होता था और उसे ही सबसे बुद्धिमान भी समझा जाता था। वही सभी लोग को आदेश देता था। स्तंभ क और स्तंभ ख है, इसमें मिलान करना है। पूरा पाषाण युग इसमें हो जाएगा आ की खोज। नव पाषाण युग इसका हो जाएगा फसल काटने के औजार। फिर है ताम्रपाषाण युग, तांबा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी पूरा पाषाण युग में आ की खोज हुआ था। नव पाषाण युग में फसल काटने के औजार की खोज हुआ था। ताम्रपाषाण युग में तांबा की खोज हुई थी। आरंभिक मानव के धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आकाश का एक देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता था। सही है। मातृ देवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियां बनाई जाती थी और सर्वत्र इनकी पूजा होती थी। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। धरती की कल्पना एक ऐसी माँ के रूप में की गई जो फसलों और पौधों से अपने बच्चों का पालन करती है, और यदि सुबह सूर्योदय होता रहे और धरती फसल पैदा करती रहे तो आकाश के देवता और धरती माता को बलि देकर स्तुति गान से संतुष्ट करना जरूरी था। अब है नेक्स्ट टॉपिक, नगर जीवन का आरंभ। फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आगे के टॉपिक को लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।